दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के तहत दोस्तों पर्यावरण एवं सतत विकास चैप्टर देख रहे थे। उसकी वीडियो में दोस्तों कुछ तकनीकी खामी के कारण वो वीडियो पूरी ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है चैनल पे, लेकिन वो वीडियो पूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसका बचा हुआ पार्ट दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है। कह रहा है दोस्तों UNFCCC क्या है, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। क्या है, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, वह कह रहा है कि विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि दी स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। क्या है, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई दोस्तों। तो COP7 की बैठक माराकेस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। क्या है, COP7 की बैठक माराकेस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई COP7 की बैठक माराकेस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है दोस्तों, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा कार्लोस मैनुअल रोड्रीगेज। कौन, कार्लोस मैनुअल रोड्रीगेज। ठीक है, चलिए कह रहा है कि पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अब स्थित है। क्या है, कह रहा है कि पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अब स्थित है। तो यह अब स्थित है दोस्तों केरल में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य जिस नाम से जाना जाता है तो वह है हमारा छाता विधान। ठीक है, क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है तो वह है दोस्तों हमारा छाता विधान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। कह रहा है कि वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। क्या है, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दोस्तों कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम क्या किया गया है, बदल दिया गया है। फिर कह रहा है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ठीक है, फिर देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ अस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ अस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वह है दोस्तों मिश्र सस्यन, कार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन यौगिकीकर पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग। फिर देखिए भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ अस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वह है हमारा मिश्र सस्यन, कार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन यौगिकीकर पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग। याद रखिएगा, मिश्र सस्यन, कार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन यौगिकीकर पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग। ठीक है,
यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अन्वेषक कौन है दोस्तों, तो वह है हमारे प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक यानी कि नेचुरल फार्मिंग का अन्वेषक कौन है, मसानोबु फुफुका। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग का अन्वेषक कौन है दोस्तों, मसानोबु फुफुका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नेचुरल फार्मिंग का अन्वेषक कौन है, मसानोबु फुफुका। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया। क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। कह रहा है कि विकास का वो पक्ष जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था। क्या है, विकास का वो पक्ष जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था, वह था दोस्तों हमारा राजनीति एवं विकास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कथन एवं कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश के पर्यावरण, कथन है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। क्या है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, फिर है कारण, कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो कथन जो दिया गया है यह हमारा सत्य है, किंतु कारण जो है वह गलत है। यानी कि अभी कथन दिया गया है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, यह सही है, लेकिन कारण जो दिया गया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, यह हमारा गलत है। अतः ये सत्य है किंतु आर गलत है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला जो दिया गया है ये कह रहा है कि वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्या है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे अगला पॉइंट क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट। क्या है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। क्या कह रहा है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। फिर देख लें, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसका दोनों कथन जो है वह सत्य है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस पुस्तक में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत जो पहला चैप्टर था हमारा पर्यावरण एवं सतत विकास, उसके सारे पॉइंटों को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब जो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत जो नया चैप्टर अगला देखेंगे वह हम देखेंगे पारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक ये हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट था उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।